हेलो दोस्तों, जय बिहार जय भारत। तो जीएस विजन विंग्स क्लासेस के एज ए फैकल्टी आपको हम ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसे बोलेंगे अभी आप धीरे धीरे देखो आगे मैं क्या डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ज्योग्राफी का ही एक छोटा सा पार्ट क्या है कि जब मून अर्थ का चक्कर लगाता है तो कैसे कैसे चीज़ें चलती है, ये दो तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है। एक्चुअली में जो मून अर्थ का चक्कर लगाता है इस पे दो तरह का कैलेंडर है। ये दो तरह का कैलेंडर कैसा है, अभी आप लोग जो भी कैलेंडर देखते हो उसे गार्गेरियन कैलेंडर बोला जाता है, लेकिन हमारा जो पंचांग है जिसे आप पंचांग बोलते हो, ये कैलेंडर है जिसको 1954 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया घोषित किया गया था पंचांग को, जिसको बोलते हैं शक संवत। ठीक है, यानी कि शक डायनेस्टी के द्वारा ये शक संवत बनाया गया था, जो टोटल का टोटल चांद के रोटेशन पे, अर्थ के चारों तरफ जो चांद रोटेट करता है उस पे डिपेंड करता है। वैसे ही एक हिजरी संवत है जो टोटल के टोटल चांद पे ही डिपेंड करता है, और हिजरी संवत जो है, हिजरी संवत भी चांद के रोटेशन पे ही उसका डेज डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा हिजरी संवत और शक संवत का रिलेशन देखेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ, गार्गेरियन कैलेंडर के साथ, जो आप मोबाइल में देखते हो या आप जहां भी देखते हो। तो हमारे हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म में जो भी पर्व मनाई जाती है या फिर जो भी मनाई जाती है, वो हिंदू धर्म में जब आप देखोगे तो शक संवत से देख के आपका शादी का दिन या ब्याह का दिन या कोई बच्चे पैदा लिए तो उसका हर एक चीज़ शक संवत के अनुसार फॉलो किया जाता है। वैसे ही मुस्लिम धर्म में हिजरी संवत के अनुसार फॉलो किया जाता है। वैसे आजकल हम लोग गार्गेरियन कैलेंडर तो देखते हैं, लेकिन हमारे जो पूजा पाठ होते हैं वो गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन पृथ्वी के अबाउट, और इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हो इस फिगर में क्या चीज़ें हैं, एक सन है, दूसरा अर्थ है और तीसरा मून है। ठीक है, तो अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने अक्ष पे घूमता है और रिवॉल्यूशन भी करता है। किसका रिवॉल्यूशन करता है? सन के चारों तरफ। ठीक है, वैसे ही मून भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने अक्ष पे भी घूमता है और पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्यूशन भी करता है। अब अभी मैंने आपको बोला कि अर्थ रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूट करता है सन को, और मून रिवॉल्यूट किया इलिप्टिकल पाथ पे अर्थ को, तो पृथ्वी के साथ मून भी रिवॉल्यूट करेगा सन को इलिप्टिकल पाथ पे ही। तो इस चीज को थोड़ा सा देखते हुए हम लोग अपना कैलेंडर देखने की कोशिश कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन वगैरह तो देखेंगे, ज्योग्राफी का पार्ट है, तो कैलेंडर अभी देखते हैं हमारा कैलेंडर जो है यानी कि शक संवत है वो फॉलो कैसे होगा। तो चलो, ये जो मून का पार्ट है इसे मैं कर क्या रहा हूं कि ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली ये ब्लैक कलर ही है। ठीक है, और जो भी कलर मैं अगर व्हाइट करूंगा, व्हाइट कलर से अगर शेड करूंगा तो वो दिन को रिप्रेजेंट करेगा, और ब्लैक कलर रहेगा तो रात को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसमें मैं बिल्कुल भी व्हाइट कलर का शेड नहीं करूंगा। ये पहला दिन, तो इसको मैं एक नाम देता हूं न्यू मून। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं न्यू मून। और न्यू मून को ही अमावस्या बोलते हैं। आप न्यू मून बोलो, अमावस्या बोलो या फर्स्ट मून बोलो, अलग अलग नाम आपको मिल सकता है। इसको आप फर्स्ट मून भी बोल सकते हो। यानी कि न्यू मून बोलो, अमावस्या बोलो या फर्स्ट मून बोलो, ये एक ऐसा मून की कंडीशन है जिसको हम देख नहीं सकते। यानी कि रात, वो रात जिस रात को हमें मून बिल्कुल भी ना दिखाई दे, शाम के 6 से सुबह 6 बजे तक कभी भी ना दिखाई दे, उसी रात को अपन न्यू मून, अमावस्या या फर्स्ट मून बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट डे आते हैं। आपको नहीं दिखा, नेक्स्ट डे क्या होगा कि पहला दिन, अमावस्या के बाद पहला दिन, इस दिन भी लगभग नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जो आप नोटिस नहीं कर सकते, नोटिसेबल नहीं होता। अब आते हैं सेकंड दिन। सेकंड दिन में थोड़ा देखो, पहला दिन में इतना कम दिखता है कि आप नोटिस नहीं कर सकते। सेकंड डे में थोड़ा सा विजिबल होता है मून, लेके चलते हैं 1 आवर के आसपास।
ठीक है, 1 आवर के आसपास सेकेंड डे, और इसी को बोलते हैं दूज का चांद। दूज का चांद। अब आप देख पा रहे हो कि न्यू मून यानी कि पहला दिन चांद तो बिल्कुल दिखा नहीं, 0 डेज। अगर पहला दिन देखोगे तो भी नहीं दिखा, यानी कि 2 दिन के बाद चांद दिख रहा है। इसीलिए आपने कहावत भी सुनी होगी कि दूज की चांद हो गए हो। क्या आप दूज की चांद देखो, इसका मतलब ये कि बहुत दिन से दिखे नहीं हो और बहुत दिन के बाद दिख रहे हो, इसको दूज का चांद आप बोल सकते हो, ठीक है। और दूज के चांद से बहुत चीज़ें रिलेटेड है। जैसे आप हिजरी संवत में जाओगे तो दूज का चांद देख के मुस्लिम धर्म में कुछ पर्व मनाई जाती है, आपको पता है। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। दूज का चांद हो गया। तीज के चांद तीसरे दिन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। अब देखो, एक्चुअली मैं ऐसा फोटो बना रहा हूँ अर्थ से, मैं क्योंकि 2D में बना रहा हूँ। अर्थ से जब आप देखोगे तो चांद कुछ यूं दिखता है, दूज का चांद कुछ यूं दिखता है, कुछ परसेंट ही दिखेगा। वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो सनलाइट से लाइट यहाँ आने के बाद टकराएगा। चांद हमें क्यों दिखता है, चांद के पास कोई भी ना रोशनी होता है ना हीट होता है। वो दिखता इसलिए है कि सन से लाइट चला, मून में टकराया और उसमें जितना हीट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया मून। अब कुछ लाइट बचा, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जब आएगा तो हम देख सकते हैं। और कोई भी वस्तु आपको देखने का एक ही कंडीशन होता है कि उससे लाइट टकरा के आपके आंख के अंदर आना चाहिए, तभी आप देख सकते हो। और वही कंडीशन हो रहा है। तो दूज के चांद में पहली बार लाइट टकरा के हमारे पास आया, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, अर्थ के एक छोटा सा स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें दूज का चांद दिख गया, ठीक है। फिर तीसरे दिन क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, चौथा दिन थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा। वैसे ही छठा और सातवां दिन 50% यानी कि आधा चांद हमें दिखेगा, लगभग आधा चांद छठा या सातवां दिन, 6 या 7th डे यानी कि छठी या सातवीं इसको बोलते हैं। 6 और 7th डे हमें आधा चांद दिखेगा। और आधे चांद के बाद क्या होगा, क्योंकि चांद क्या है कि चांद का दिखने का साइज हमें प्रतिदिन बढ़ तो रहा है, साइज भी और नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेगा। अगर पहला दिन 1 आवर दिख रहा है तो लगभग दूसरा दिन आपको 2 आवर्स दिखेगा, चौथा दिन 4 आवर्स, ऐसे करके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएगा आपका। ओके, 7th और 8th डे लगभग 6 घंटा दिखेगा और आधा दिखेगा चांद। और 7th और 8th, एक सेकंड 6 लिख दें, सॉरी। 7th और 8th डे हम क्यों बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। फिर 9th डे आया, थोड़ा चांद का साइज बढ़ गया। ये जो मैं व्हाइट कलर से शेड कर रहा हूं, ये दिन चांद दिखने का रिप्रेजेंटेशन है कि इतना चांद इतना बड़ा दिखेगा। और धीरे धीरे चांद की साइज बढ़ते जा रही है। और जैसे ही 14 डेज आएगा तो 14 डेज को पूरा का पूरा आपको चांद दिखेगा, पूरा रात भी दिखेगा, यानी कि 12 आवर्स आप देख सकते हो। पूरा रात तो दिख ही रहा है और साइज भी बड़ा दिखेगा आपको, और पूरा का पूरा चांद दिखेगा। तो इसी दिन को बोलते हैं फुल मून। नाम तो सुने होंगे आप लोग। और फुल मून को ही पूर्णिमा बोलते हैं। फुल मून को ही क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। देख लो आप, यानी कि यहां से चलना शुरू किए, 7th और 8th डे आधा दिखा, 14वां दिन 14th डे पूरा का पूरा हमें चांद दिख गया, पूर्णिमा हो गया। अब पूर्णिमा हुआ तो एक और बात आया, मान लो कि यहाँ अमावस्या था, बिल्कुल भी चांद नहीं दिखा था, यानी कि अंधेरा था। चांद नहीं दिखने का मतलब रात में अंधेरा होता है, और चांद दिखने का मतलब होता है कि रोशनी तो आ रही है लेकिन साथ में हीट नहीं आती। कभी भी आप चांदनी रात में बैठे हो और जब रोशनी आपके ऊपर पड़ती है चांद से रिफ्लेक्शन के बाद, तो क्या आप हीट फील करते हो, नहीं। लेकिन आप सन के नीचे में बैठ जाओ, अंडर बीनीथ ऑफ सन बैठो, फिर आपको बहुत हीट महसूस होगा। यानी कि जो चांदनी रात में जो रोशनी आती है वो हीट कंटेंट बहुत कम रखती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं करते हो, ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं हम, ठीक है। पहला दिन से 14 डे चले गए, आपको फुल मून मिल गया, ठीक है। अब फुल मून से चीज़ें उल्टा होना शुरू हो गई। फुल मून यानी 14 डेज, अब इधर से काउंट करोगे तो ये पहला दिन जो होगा थोड़ा कटेगा चांद और इतना पार्ट दिखेगा, ठीक है। थोड़ा कटेगा और इतना पार्ट दिखेगा। ऐसे ही चांद दिखने का साइज फ्लक्चुएट करते रहेगा, मतलब धीरे धीरे चांद छोटा होते जाएगा। फुल मून से लेके धीरे धीरे चांद छोटा होते जाएगा। और फिर से आप चले आओ 7th और 8th डे,
यहाँ पे अगर 7 डे है तो आधा दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा, 7th या 8th डे। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम समझाएंगे अभी, ठीक है। मान लेते हैं ये 7th है और ये 8th डे, 7th और 8th डे, 7th डे और 8th डे लगभग आधा दिखेगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया कि घट रहा है, इधर इतना ही दिख पा रहा, इतना दिख रहा था, अब इतना ही दिख पा रहा है। और यहां आते आते चांद आपका दिखना बंद, यानी कि फिर से वहां से काउंट करोगे तो लगभग 14 डेज आपको चांद दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर से न्यू मून आ गया। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आपको बताने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है, यानी कि नाम, जो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं प्रोसेस के साथ, क्योंकि कैलेंडर देख रहे हैं ना, शक संवत या हिजरी संवत, उसी को अभी देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे न्यू मून देख रहे हैं, न्यू मून से चांद का साइज और टाइम ऑफ चांद जो रात में निकलेगा वो बढ़ रहा। न्यू मून से पूर्णिमा की तरफ अगर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना, यानी कि लाइट बढ़ रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है। और प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है एक, जिसको बोलते हैं शुक्ल। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द शुक्ल होता है, ओके। इसीलिए इस पार्ट को पूर्णिमा से अमावस्या यानी कि न्यू मून से लेके पूर्णिमा यानी कि फुल मून तक, जो पहली से लेके लगभग 14 डेज तक जा रहे हो, इसी को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? शुक्ल पक्ष। नाम सुने होंगे आप लोग, शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष का एकम है, शुक्ल पक्ष का दूज है, शुक्ल पक्ष का सप्तमी है, शुक्ल पक्ष का 8वीं, ऐसा आप लोग ऑलरेडी सुने हो, ठीक है। अब ये तो शुक्ल पक्ष हो गया, ठीक है। अब समझो आप, पूर्णिमा है, पूर्णिमा को बहुत ज्यादा लाइट यानी कि प्रकाश है और पूरी रात आप लाइट कर रहा है मून। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा से आगे बढ़ोगे किसके तरफ? अमावस्या के दिन यानी कि न्यू मून की तरफ, तो धीरे धीरे चांद का साइज भी घट रहा है और प्रकाश कम हो रहा है, यानी कि अंधेरा की तरफ आप बढ़ रहे हो। इसमें क्या हो रहा था, आप उजाले की तरफ बढ़ रहे थे, तो उजाला का पर्यायवाची शब्द शुक्ल पक्ष। इधर क्या हो रहा है, अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हो, तो अंधेरा का एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसको बोलते हैं कृष्ण। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष, ओके। तो इसको ऊपर वाले पार्ट जो होगा इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, ओके। चलो, तो हमें 2 पार्ट मिला, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का सप्तमी या शुक्ल पक्ष का षष्ठी, ऐसे करके बोलेंगे। और जैसे ही पूर्णिमा से आप चले आओ अमावस्या के तरफ, तो फिर कैसे बोलेंगे कि कृष्ण पक्ष का सप्तमी या कृष्ण पक्ष का 8वीं, ठीक है। अब इतना आप समझ गए शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, सन का लाइट आ रहा है तो मून कितना दिखता है। तो थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूं, अभी 1 सेकेंड रुक जाओ आप। फिर हमें जरूरत होगी तो जूम इन करके देखेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा हमें देखना है, इसलिए इसको साइड करते हैं, ठीक है। चलो, कुछ इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको दे दूं। देखो, अर्थ जो है वो सन का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लेता है बताओ आप लोग? मतलब कि अर्थ एक चक्कर सन का लगाने में लगभग आपको पता है कि 365.25 डेज लेता है ना। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी के सारे बच्चों को पता होती है, आपको भी पता होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन दूसरा एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लो कि मून भी तो सन का एक चक्कर लगा रहा है ना, क्योंकि अगर अर्थ चक्कर लगा रहा है और अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून, तो अर्थ अगर एक चक्कर लगा रहा है तो मून भी तो एक चक्कर लगाएगा ना। और मून क्या करेगा कि अर्थ से पहले ही चक्कर लगा लेगा, ठीक है। अर्थ अगर 365.25 डेज ले रहा है तो मून लगभग 354 डेज लेता है एक चक्कर लगाने में। अब मून 354 डेज ले रहा है सन का एक चक्कर लगाने में, तो एक वर्ष मून के लिए कितना हो गया? 354, और एक वर्ष अर्थ के लिए 365.25। अब दोनों के बीच में आप क्लियरली देख रहे हो कि लगभग 11 डेज का डिफरेंस आ गया। 11 डेज का डिफरेंस आ गया ना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि शक संवत हो या हिजरी संवत हो,
चांद वाले रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही शक संवत हो या हिजरी संवत हो, उस दोनों के दोनों में 11 डेज का फर्क आ गया, कितना, 1 साल के अंदर। तो अगर 1 साल में 11 डेज का डिफरेंस आ गया, तो 3 साल में लगभग 1 महीने का 33 दिन। देख लो, अगर 3 साल की बात करेंगे तो 33 इंटू 3 आप करोगे तो लगभग 33 डेज, यानी कि 1 मंथ का क्लियरली डिफरेंस आ गया ना। तो एक्चुअली में किया क्या गया है कि शक संवत में इन चीजों को मैनेज किया गया है, लेकिन हिजरी संवत में नहीं मैनेज किया गया है। इसीलिए हिजरी संवत आप लोग सुनोगे कि कोई भी मुस्लिम धर्म का जो पर्व होता है, जैसे ईद ही ले लो, तो कभी होगा कि आप बचपन में जब थे तो आप देख रहे होगे कि ईद मनाया जा रहा है ठंडी के दिन में, फिर अभी आप जवानी में आए हो तो आपको लगेगा कि ईद मनाया जा रहा है गर्मी के दिन में। ऐसा कैसे हो गया? एक्चुअली होगा क्या कि आप गार्गेरियन कैलेंडर के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। उनका अगर कैलेंडर मंथ देखा जाए हिजरी संवत, वो अपने जगह पे सही है, गलत नहीं है, क्योंकि उनका वही है, उनके कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो। लेकिन गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार आप देखोगे तो महीने में बदलाव आ जाएगी। तो ठंडी में पहले मना रहा था, अब गर्मी में, कभी बरसात में, कभी स्प्रिंग सीजन में मनाया जाएगा मुस्लिम धर्म का पर्व। लेकिन हिंदू धर्म में जो हमारा कैलेंडर क्या बोलते हैं, शक संवत, इसको रिप्लेनिश किया गया है। ठीक है, रिप्लेनिश कहने का मतलब कि चीजों को सही करने की कोशिश की गई है, और कैसे की गई है वही अभी देखेंगे। एक्चुअली हम लोग क्या किए कि पहले जो 11 डेज कम था उसको और कम किए 2-2 दिन करके। हम लोग क्या किए कि जैसे 7th या 8th डे आप देखोगे कि आप जैसे नॉर्मली, वैसे बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि हम लोग शक संवत पढ़ते नहीं, यानी पंचांग पढ़ते नहीं है। लेकिन जब आप दशहरा का ही एग्जाम्पल उठाते हैं, दशहरा वगैरह में आप देखोगे कि 7वीं और 8वीं एक ही दिन पड़ गया, वो कम किए हैं हम पहले, कम करने के लिए दोनों एक दिन डाल दिए। 9वीं और 10वीं एक ही दिन पड़ गया, पता है, ऐसे आप लोग ऑलरेडी पता, आप देखोगे तो ऐसे हो सकता है, बहुत सारे मंथ में पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग पहले किए, और करने के बाद किए क्या कि 2 या 3 साल पे, हर एक 3 साल पे मालमास लगा देते हैं हम। मालमास क्या लगा करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा 33 डेज हो रहा है, अगर 2 साल या 3 साल पे हम मालमास लगा देंगे तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो मेरा खत्म हो जाएगा ना। यानी कि एक ही महीना 2 बार कंटिन्यू बैक टू बैक आ जाए तो एक्स्ट्रा जो 33 डेज हो रहा था ये खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे दिन में बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव नहीं आएगा इसका क्या मतलब कि अगर हम लोग होली स्प्रिंग सीजन में मनाते हैं तो आज से 50 साल बाद भी स्प्रिंग सीजन में ही मनाएंगे, और 2 साल पहले भी स्प्रिंग सीजन में मना था, और 10 साल बाद भी स्प्रिंग सीजन में ही मनेगा। कभी आप सुने हो कि होली शिफ्ट करके ठंडी के दिन में चला जाए? चलो इसको छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल, आप यूपीएससी में एक छोटा सा स्टोरी है, पूस की रात। पूस की रात एक स्टोरी है, और पूस की रात में क्या है कि पूस की रात में कड़ाके की ठंडी पड़ती है, और अगर हम लोग शक संवत को ऐसे नहीं किए रहते तो पूस जो है शक संवत के अनुसार ही है, यानी कि पंचांग के अनुसार। ठीक है, तो हम पूस की रात की स्टोरी लिखी गई है, उसमें कड़ाके की ठंडी पड़ती है, और स्टोरी तो हम पढ़ते, मान लो कि अभी जब हम बुक लेके पढ़ रहे होते तो पता ये चलता कि पूस की रात पढ़ रहे हैं और पूस की रात में ठंडी पड़ती है, और हम गर्मी के दिन में, यानी कि पूस की रात में कड़ाके की गर्मी पड़ने लगेगी, क्योंकि डेज में फ्लक्चुएशन अगर आएगा किए रहते तो। लेकिन मैनेज हम लोग कर दिया शक संवत में, और मैनेज करके इसको रिप्लेनिश कर दिया। कैसे भाई कि 2 दिन को एक ही करके, कभी चौथी और पांचवी एक ही दिन हो जाता है, कभी छठी और सातवीं एक हो जाता है, डाउन होता है, फिर मालमास लगा के, यानी कि 2 महीना एक ही महीना, मतलब 1 महीना को 2 महीना बना के। आपको पता है ये चीज, आप अपने घरों में सुनते आ रहे होगे, हो सकता है बहुत लोगों को आप मतलब नहीं बताया जाता है घरों में, लेकिन जानना चाहिए, हमारा संस्कृति है, धरोहर है, ये जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अरे ये छोड़िए, बच्चों को तो इवन अभी हिंदी वाला काउंटिंग नंबर भी नहीं पता होता है। शॉपिंग किसी दुकान में आप जाओगे, वो हिंदी में लिख देगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें हमारे संस्कृति और जो भी रिवाज चल रहा है, परंपरा चल रहा है, उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको जानने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पीछे लेके चला जाएगा। नॉलेज की बात है, पढ़ ही रहे हो सकता है अभी देखो यूपीएससी यूपीपीसीएस इस टाइप का क्वेश्चन उठाने लगा है, तो बीपीएससी भी उठाएगा, पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनता है। बीपीएससी में आज तक इस क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है इस बार उठा दे। तो चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, और जानो भी आप। ओके, तो यहाँ तक अगर हम देख लिए तो इसको मैनेज करके मालमास लगा के हम ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लिए क्या फर्स्ट मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है। अब कैसे इसको हम लोग मैनेज किए हैं, 33 डेज जो था मालमास लगा के मैनेज करके ख़त्म किए। ठीक है, तो हमारा वाला यानी कि शक संवत वाला कैलेंडर लगभग मैनेज है।
जैसे चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल उठाते हैं, आप लोगों से लिए क्वेश्चन है, जैसे दीपावली का ही ले लो। दीपावली जो होता है वो कार्तिक मास का पहला दिन, यानी कि कार्तिक मास का पहला दिन जो होता है, किसी भी मास का पहला दिन जो होता है वो अमावस्या होगा ना, और कार्तिक मास का पहला दिन जो होता है वो अमावस्या होता है, अमावस्या होता है। और कार्तिक मास के पहले दिन जिस दिन अमावस्या होता है उसी दिन हम दीपावली मनाते हैं, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया से ये बात पता है कि उसी दिन हम दीपावली मनाते हैं। और दीपावली जिस दिन मनता है हमारे हिंदू धर्म में, वो क्यों मनता है उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, राम जी वापस आए थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्टोरीज है। लेकिन इसके पीछे एक भी और भी रीजन ले सकते हो कि पूरा रात उस दिन अंधेरा रहता है, और अंधेरे को भगाने का, अंधेरे को कम करने का हम लोग दीप जला के अंधेरा कम करते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन रहता है वो। अब अमावस्या के दिन के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास में, माने ठीक 6 दिन बाद छठी को आप छठ मनाया जाता है बिहार में, हमारे बिहार में छठ मनाया जाता है। और क्योंकि हम बीपीएससी का, अगर बिहार के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम का, तो आपके लिए बिहार के हर एक पर्व जो है इंपॉर्टेंट होती है। जैसे छठ पूजा भी इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए, हमारे लिए तो सबसे फेमस पूजा है ना छठ पूजा बिहारियों के लिए, अब कौन सी बात है, आपको पता है ये चीज। तो अमावस्या से छठी दिन मतलब कार्तिक मास का छठा दिन, यहाँ पे लगभग किस दिन आएगा, शुक्ल पक्ष के छठे दिन, शुक्ल पक्ष का छठा दिन जो होता है उसी दिन छठ पूजा मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष, अब देखो ये है कौन सा, न्यू मून, और ये है फुल मून। इसी के बीच में जब फुल मून से, नहीं एक सेकंड सॉरी, न्यू मून से फुल मून की तरफ जा रहे हो तो शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष के छठी को आप छठ मनाते हो। वैसे ही पूर्णिमा यानी कि फुल मून से लेके जब आप जाओगे कहाँ, न्यू मून की तरफ, तो इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा किस चीज के बारे में, शक संवत यानी कि हमारा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो, आपका जो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है वो शक संवत ही है, जिसको आप पंचांग बोलते हो। कभी कभी आपके घरों में होते हैं जैसे पंडित जी जिसमें आपका जो भी पर्व है या जन्म तिथि ये सब चीज देख के चीजें को अनुमान लगाते हैं। वो चांद पे ही डिपेंड करता है, चांद के रोटेशन पे डिपेंड करता है, और कब हमें कितना दिखेगा इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। वैसे बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, आपके डेली के डेली नॉर्मल लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर बीपीएससी के एस्पिरेंट नहीं भी हो तब भी आपके लिए ये बढ़िया है, और आप देख सकते हैं वीडियो। तो अभी ये वीडियो अभी हम खत्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिए, आपको हम वीडियो प्रोवाइड तो करवा रहे हैं, लेकिन आपसे भी हमें कुछ चाहिए। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि जितने बच्चों के पास जाएगी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हमारी टीम आपके लिए ला पाएगी, जिससे आपको फायदे होंगे। तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।